तो जैसा कि आप लोगों को टॉपिक में ही आपने टाइटल में ही पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। ये सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही हार्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप हार्ट मान लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और ये पढ़ने के उद्देश्य से भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जानने के उद्देश्य से भी, और कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे टीजी2 का हो, या कोई भी जेई का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन आती थी। लेकिन पिछले 2 या 3 आपके एग्जाम ऐसे हुए हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज थोड़ा सा कम रहा, लेकिन आईटीआई लेवल पे आज भी इसका वेटेज उतना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन एक बहुत ही बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि पढ़ते हैं और फिर रिवीजन नहीं कर पाते। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन के अपने आप में ही एक बुक है, बहुत सारे डेरिवेशन है। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट नोट्स के वीडियो बनाए जाएं। जैसे कि कोई भी टॉपिक होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है, या डीसी मशीन है, या डीसी जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, तो उसका क्या करें, 20-20 मिनट के कुछ वीडियो बनाएं। उसमें हम लोग कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ें, सिर्फ पॉइंट, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर काहे की बनी है, बाइंडिंग काहे की बनी है, कितने प्रकार के लॉस हैं, लॉसों के फॉर्मूले क्या हैं, लॉस से कौन क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन से 10 क्वेश्चन आए आपके, समझिएगा, 10 में से 6 क्वेश्चन होते हैं डिक्टो, जो वही आते हैं हर बार। हम लोगों को पता है कि भैया स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, डीसी मशीन का स्टेटर काहे का बना है, यही सब आते हैं। तो इन सबको जब हम लोग ये सब पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं डीपली। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को एकदम कंठस्थ रहनी चाहिए, एकदम गले पे याद रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ शॉर्ट नोट्स के आपके वीडियो बनाए जाए 20-20 मिनट के, जिससे कि 1 घंटे के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के 3 वीडियो, डीसी मोटर के 3 वीडियो, डीसी जनरेटर के 3 वीडियो, 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वीडियो, 1 फेज इंडक्शन मोटर के 3 वीडियो, सिंक्रोनस मोटर के 3 वीडियो, अल्टरनेटर के 3 वीडियो, इसी प्रकार स्पेशल मशीन के 3, अदर्स 1 वीडियो। आपके टोटल वीडियो हुए 25, और एक वीडियो की जो आपकी टाइमिंग होगी वो होगी 20 मिनट। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, आपका जैसे कि ट्रांसफार्मर पार्ट 1, हर वीडियो के 3-3 पार्ट होंगे आपके। जैसे ट्रांसफार्मर पार्ट 1, जब हम लोग बात करेंगे आज ट्रांसफार्मर पार्ट 1 के बारे में, समझिएगा। मेरा नाम, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम राहुल साहू है, और हम लोग आज जैसे ट्रांसफार्मर पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है सबसे पहले, क्या, आप लोग खुद सोचिए, यही, जब कोई भी कहता है भैया ट्रांसफार्मर की आप डेफिनेशन बताइए, पहला टर्म आता है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन। ट्रांसफार्मर क्या है, आपकी स्टैटिक मशीन है, समझिएगा। स्टैटिक मशीन क्या है, तो ये देखो, सभी लोगों ने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ा होगा और सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ा होगा, स्टैटिक मशीन है क्यों नहीं है, सबको पता है। लेकिन एक बार और रिवीजन करिएगा, स्टैटिक मशीन, जब कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको या कोई भी मशीन के बारे में कह जाए स्टैटिक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे ध्यान में आनी चाहिए, जो हमें याद रहनी चाहिए, जो हमें याद रहनी चाहिए, वो ये है कि जब स्टैटिक मशीन की बात करेंगे, तो स्टैटिक मशीन का मतलब होता है उस मशीन में कोई भी रोटेशनल लॉसेस नहीं होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, आईटीआई डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में आता है, और राजपूत, बीके मेहता, कई ऐसी बुक है जिसमें आपको मिलेंगे भी ये क्वेश्चन कि रोटेशनल लॉसेस कितनी होती है ट्रांसफार्मर में। तो सबको पता है ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक मशीन, तो देयर आर नो रोटेशनल लॉस इन ट्रांसफार्मर। रोटेशनल लॉसेस कोई नहीं होगी, विंडेज लॉसेस कोई नहीं होगा, फ्रिक्शन लॉसेस कोई नहीं होंगे। इसमें होगा क्या, इससे होगा, जब ये लॉसेस नहीं होंगी तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 98%। सबसे पहली चीज जो निकल कर आई। उसके बाद दूसरी चीज, जब स्टैटिक मशीन कह दिया गया है, तो लोग कहेंगे भैया ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो कूलिंग फैन लगे हैं। इसका भी सिंपल सा पढ़ना है, कूलिंग फैन सब स्टेशन में लगे हैं,
सही बात है, ट्रांसफार्मर के पास लगे, ये भी सही बात है, लेकिन कूलिंग फैन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। कूलिंग फैन इज द ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सीधी ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम लोगों को एकदम शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है और 20 मिनट में आपका बहुत ही जल्दी कवर कराना है। जब मेन ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करते हैं तो ये है जैसे आपका मेन टैंक जो ट्रांसफार्मर की कोर है। अब देखिएगा आईटीआई लेवल में यही पूछेगा कोर काहे की बनाते हैं। कोर बनाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोर बनाएंगे सीआरजीओ की, मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसमें क्या करते हैं, स्टील में सिलिकॉन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है कोर को बनाते समय सिलिकॉन? पहला क्वेश्चन, सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि पी मतलब पावर, हिस्टेरेसिस लॉस पावर, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस जो हो रही है उसमें जो पावर खर्च हो रही है उसको पीएच से नोट कर रहे हैं, पीएच को कम किया जा सके, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। कोर को लैमिनेटेड करते हैं, क्यों करते हैं लैमिनेटेड? एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। अब हम डीपली नहीं आएंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना। उसके बाद आगे आप बात करिए ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग। भाई यहाँ बाइंडिंग लगी रहेगी ट्रांसफार्मर की। बाइंडिंग काहे की बनाएंगे? इनेमल कॉपर, इनेमल कॉपर की आपकी बाइंडिंग होगी। इसके बाद आप लोग जैसे बात करेंगे बाइंडिंग आपने बना ली इनेमल कॉपर की, समझिएगा। कोर आपने बना ली सीआरजीओ की, कोर आपने बना ली सीआरजीओ की, बाइंडिंग बना ली कॉपर की। और क्या है स्कोर में? स्कोर में दो हिस्से अभी और है, योक और लिम्ब। लिम्ब क्या है? जो सीधा लंबा लंबा खड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग लिम्ब, समझिएगा। और इसको बोलते हैं हम लोग योक। और योक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 15% बिगर होता है, मतलब 15% आपका योक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 15% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? लिम्ब से ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ की ये कहानी खत्म। मैं शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बताऊँ, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो जैसे कि बात करते हैं अब, जैसे सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या थी भाई? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन, इट कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करती है? इट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट टू वन लेवल, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, समझिएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, सिंपल। और ट्रांसफार्मर में मुझे जहाँ तक पता है, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम स्टूडेंटों को बड़ी अच्छी तरीके से आता है। तो इसमें हम लोग बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। सेकंड, सीधा आइए आप, दूसरा क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर से आ सकता है वो है प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे काम करता है? लड़के आंख मीच के लड़का बताएगा सर ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये सबको पता है, लेकिन ए ऑप्शन है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, बी है आपका सेल्फ इंडक्शन, समझिएगा। आपको कौन सा ऑप्शन सही है? ए। यदि सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, तब आप कौन सा टिक करेंगे? सी, तब ए आपका हो जाएगा गलत, समझिएगा। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक चीज और आती है जो बहुत ही फुलेस्ट क्वेश्चन है, वो लोग कह देंगे ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डीसी। नो, क्यों? डीसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका देखिएगा, इसका जो रियल कारण आपको लिखना है तो सीधा सा ये होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ डज नॉट फॉलो डीसी, समझिएगा। इसके बाद जैसे आप लोग बात करेंगे प्रिंसिपल के बाद आपकी ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या है? 4.445 FN। आपको ये टिक करनी है ट्रांसफार्मर की जब ईएमएफ इक्वेशन आ जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्वेश्चन एग्जाम में आया
तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, कहीं n1 बटे n2, n2 बटे n1, लेकिन जो एग्जाम वालों ने सही माना है मैं उसको बता दूं आपको। और ये भी क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईटीआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि के बराबर होता है n2 बटे n1 बराबर e2 बटे e1 बराबर v2 बटे v1 बराबर i1 बटे i2। जिनको ये सब ना पता हो, मैंने अभी आपको ईएमएफ इक्वेशन बताई थी थोड़ी देर पहले। एक चीज़ और जान लीजिए, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है I1 इंटू N1 बराबर I2 बटे N2। इसी से आया N1 बटे N2 बराबर या N2 बटे N1 बराबर I1 बटे I2। सिंपल सा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट की। जैसे ट्रांसफार्मर का जब भी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग आपकी, एक रेजिस्टेंस, एक आपका एक्स हो गया इंडक्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी रफली बना रहे हैं, से करता हूँ। अब समझिए कि इसमें हम नो लोड कंपोनेंट में नहीं लगा रहा हूँ कि इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लगाएं। मैं एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट मानना है भी अपन लोग, समझिएगा इसको। उसके बाद अब चाहे डिप्लोमा जेई का लड़का हो चाहे आईटीआई का लड़का हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। R1 X1 R2 X2, ये आपका I1 है, ये सप्लाई वोल्टेज मान लो V1, ये सप्लाई सेकेंडरी वोल्टेज मान लो या लोड वोल्टेज मान लो V2, यहाँ पे I2 करंट मान लो, यहाँ पे जो EMF बनेगा उसको E1 मान लीजिए, यहाँ पे जो EMF बनेगा उसको E2 मान लीजिए। अब मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, समझिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर है आपको ये जानना है कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ये एग्जाम में हो सकता है ना आता हो, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाइए, चाहे वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो कैसा भी हो, आपको यदि ये जानना है भैया कौन इसकी प्राइमरी साइड है कौन इसकी सेकेंडरी साइड है, आप ट्रांसफार्मर के पास जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। अब आप समझिएगा, जिस तरफ सोर्स है, सोर्स मतलब पावर प्लांट का जनरेटर हो चाहे कहीं से सप्लाई आ रही हो, जिस तरफ सोर्स है, और ये आपका लग गया ट्रांसफार्मर सपोज, और जिस तरफ लोड है, लोड जैसे 132 kV की लाइन आई या 33 kV की लाइन आई या 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपके फीडर कनेक्ट है, लोड जा रहा है। ये तो आप लोगों को पता है भैया लोड कहाँ है सोर्स कहाँ है। तो जो सोर्स है वो प्राइमरी है, जो लोड है वो सेकेंडरी है, समझिएगा यहाँ से। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहीं पे प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझिएगा, यहाँ पे एक टर्म होता है ए, अब इसको लोग टर्न रेशियो भी बोलते हैं, कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए मान लीजिए, इसको बराबर आप मानिए ए बराबर होगा आपका N1/N2, मतलब V1/V2 E1/E2 या I2/I1। ये टर्म याद रखिए। अब चाहे वो डिप्लोमा का लड़का हो चाहे आईटीआई का हो, सबसे ज़्यादा लड़के यही कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंडरी टू प्राइमरी आ जाता है, टिक लगाते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक चीज़ याद रखिए, आर है, आर नहीं मतलब आई मानिए आप, आई है, आई को यहाँ लाइए, देखिएगा चाहे वी जैसे V2 है, V2 आपका है, I2 है, R2 है, X2 है, E2 है, समझिएगा। अब हम लोग बना कहाँ रहे हैं, इस R2 को यहाँ ला रहे हैं, इसको नाम देंगे, नाम दे दिया R2 डैश, V2 डैश, I2 डैश, X2 डैश, E2 डैश। अब ये सर्किट कैसा बना, ये सर्किट आपका बन गया, इसको आप जैसे मिटा लें, मान लो सपोज इस सर्किट आपका बन गया इस तरीके का, यहाँ लग गए डैश, समझ रहे हैं आप। अब जैसे V2 डैश है, जब V2 डैश इस तरफ आएगा तो कहलाएगा आपका A V2,
बस आपको ये याद रखना है। अब समझिए, जब वोल्टेज इस तरफ आया, ए का गुणा हुआ, तो करंट क्या होता है, बी समानुपाती बना होना, बी समानुपाती आई। तो इससे आप एक मोटा मोटा अंदाज लगाइएगा, सेम नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए का भाग, जैसे आर टू डैश है। अब ये दुनिया को पता है भैया, आर बराबर होता है वी बटे आई। समझिएगा पहले, याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, वी टू बराबर लिख लीजिए ए वी टू, और आई बराबर लिख लीजिए, मतलब मान चलो आई टू डैश दी है, तो आई टू बटे ए, ये ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर वी टू बटे आई टू, और वी टू बटे आई टू होता है आपका आर टू। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इंटू आर टू, और जो काम रेजिस्टेंस का है वही सेल्फ इंडक्टेंस इसका है, एक्स टू का। एक्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स टू, ई टू और बी टू एक ही चीज होते हैं, ये हो गया आपका ए टू। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की आप लोगों को। इस प्रकार आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। अब क्वेश्चन आएगा प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, इसका आपको जस्ट अपोज करना है। अब आप दोनों चीज मत पढ़िए, कोई एक चीज पढ़िए और एक वैल्यू पढ़िए। जैसे मैंने पढ़ा वी टू डैश बराबर ए वी टू, इसी से सब कुछ निकालिए, और इसी से जब प्राइमरी को आप सेकेंडरी तरफ रेफर करेंगे। ये करते किस लिए हैं, ये करते इसलिए हैं, जब इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाते हैं और हमें ट्रांसफार्मर के एग्जैक्ट पैरामीटर चाहिए पड़ेंगे, तो हम इसको करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। अब ट्रांसफार्मर में एक चीज और बची, टाइप। ट्रांसफार्मर का सिंपल सा फंडा समझिए। पहली चीज ये होती है टर्न, जैसे 4 टर्न है सपोज, ये 2 टर्न है, और आपने, अब समझिएगा जो मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था, आपने यहां लगाया सोर्स, आपने यहां लगाया लोड, यहां पे है 4 वोल्ट, यहां पे पहुंचा 2 वोल्ट, ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी ट्रांसफार्मर में आपने यहां लगाया सोर्स, यहां लगाया लोड, तो ये कहलाएगा आपका 2 वोल्ट को इसने कितना कर दिया, 4 वोल्ट, ये कहलाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक चीज और समझिएगा, यहां से जो मेन क्वेश्चन यहां से निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में पर टर्न वोल्टेज कैसा, पर टर्न आएगा क्वेश्चन कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। लड़के के दिमाग में सीधी सी बात आई, स्टेप अप है तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में 2 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 4 वोल्ट है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट। देखिए प्राइमरी का वोल्टेज है, जैसे यहाँ 2 टर्न है, यहाँ 4 टर्न है, मान लीजिए प्राइमरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, सेकेंडरी का 4 वोल्ट है, तो पर टर्न वोल्टेज सेकेंडरी का पर टर्न वोल्टेज क्या होगा। अब लड़के लगाएंगे कुछ भी, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि मैंने आपको पूरा टर्न बनाया, जैसे 2 टर्न है तो यहाँ 2 वोल्ट था, यहाँ 4 टर्न है, यहाँ 4 वोल्ट था, तो पर टर्न वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यदि पर टर्न वोल्टेज 1 वोल्टेज है, तो आप स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, चाहे हजारों टर्न बना दे, लाखों टर्न बना दे, पर टर्न वोल्टेज आपका रहेगा 1 ही वोल्ट। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपकी बात करते हैं ट्रांसफार्मर। एक तो 2 प्रकार के हो गए, स्टेप अप स्टेप डाउन। इसके बाद बात करिए, मान चलो एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बता दूं। तो हम लोग लेकिन पूरी मशीन में बात करेंगे एक तो आइडियल केस की। काश ऐसा हो जाए जो हर इंजीनियर चाहता है कि विदाउट लॉसेस कोई मशीन बन जाए। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर में 0 रेजिस्टेंस होता है, 0 इंडक्टेंस होता है, परमेबिलिटी आपकी होगी इनफाइनाइट, रिलक्टेंस 0 होगा, 0 रिलक्टेंस हो जाएगा। यदि आप लोगों को नहीं पता है रिलक्टेंस क्या है, परमेबिलिटी क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी है तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में एक तरफ होती है इलेक्ट्रिकल, एक तरफ होती है मैग्नेटिकल। समझिएगा,
सबको मैं पता सबको है, मैं बस एकदम याद दिला रहा हूँ कि यहाँ जो काम करंट करती थी इलेक्ट्रिकल में, याद कीजिए मैग्नेटिकल सर्किट में वही काम फ्लक्स करता था। यहाँ जो ईएमएफ करता था वही मैग्नेटिकल सर्किट में एमएमएफ करता था। एमएमएफ का सूत्र होता था एन आई। यहाँ पे जो काम रेजिस्टेंस करता था वो यहाँ करता था रिलक्टेंस। आप लोग याद आ रहा होगा। यहाँ पे जो काम कंडक्टिविटी करती थी वो यहाँ करती थी परमेबिलिटी। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस इज एनालॉजियस टू, आपने पढ़ा होगा। तो जो काम यहाँ कंडक्टेंस करेगा वो काम यहाँ करेगा परमियंस, समझिएगा। और बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है। हम लोग कोर की बात कर रहे थे, मैं आपको फिर से ले चलूं पहले पे। जो कोर है मान लो, तो सिंपल सी बात है, एक मैग्नेटिकल सर्किट है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन के कारण एमएफ बन रहा था, सेकेंडरी में बन रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। अब जब ये एक मैग्नेटिकल डिवाइस हो गई तो यहाँ पे फाई का काम है। तो जब हम लोग एक सिंपल तार चाहिए रहता तो हम लोग चाहते हैं कि तार का रेजिस्टेंस रहे जीरो, मतलब जीरो का मतलब कम से कम रेजिस्टेंस रहेगा। जब कम से कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी। सेम चीज़ हमें कोर का रिलक्टेंस चाहिए है कम से कम, और परमेबिलिटी सोचिएगा जब हम लोग तार बनाते हैं सिंपल वायर जैसे बनाते हैं मान लो, तो इसकी कंडक्टिविटी हम लोग चाहते हैं हाई रहे, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। इस तरह हम लोग जब कोर बनाएंगे ट्रांसफार्मर की तो परमेबिलिटी इसकी क्या रहे, हाई रहे। क्वेश्चन ही बहुत आता है कोर का रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए, परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, तो लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की टाइप के बारे में। एक टाइप इसका और बचा, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, अब इसमें सीधी सी बात समझिए, कोर टाइप है सेल टाइप है। कोर टाइप में हम लोग क्या करेंगे, कोर टाइप में होता है सिंगल फ्लक्स का पाथ। और जैसे पता सबको होगा, मुझे पता है कि मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ एक शॉर्ट नोट्स की चीज़ें मैक्सिमम लड़कों को पता होंगी, लेकिन तब भी मैं बना देता हूँ। मान लो ये होता है कोर टाइप, इतनी देर से बता रहा हूँ, तो ये होता है सेल टाइप आपका। तो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, लिखने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें सिंगल फ्लक्स पाथ है। इसमें फ्लक्स पाथ कितने हो गए, 2। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जैसे ही मैंने कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात की थी तभी से हम लोग बात कर रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। तो कोर टाइप का यूज आपका होता है हाई वोल्टेज पावर में, हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन। अच्छा, सेल टाइप में एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही आ गया लो वोल्टेज, तो आप लोगों को पता है जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने बनाया, वोल्टेज तो लो हो गया, करंट क्या करेगी, करंट हाई करेगी। तो सभी स्टूडेंट को पता है जब भी करंट हाई करेगी तो हाई करंट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। तो सेल टाइप का यूज आप लोग कहाँ करेंगे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। ये जो फेवरेट क्वेश्चन इसका यही निकल के आता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, तो लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन या फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। कोर टाइप हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन। कोर टाइप में सिंगल फ्लक्स पाथ, सेल टाइप में तो दो फ्लक्स पाथ हो जाएंगे आपके। इसके बाद अब इकलौता एक टॉपिक बचता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंपल सा फंडा आप समझिए। ऑटो ट्रांसफार्मर नाम से स्पष्ट है कि एक ही वाइंडिंग, अपने मन से कन्वर्ट इसको करना है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल वाइंडिंग है मान लो। अब इंजीनियर ने दिमाग लगाया अपना, साइंटिस्ट ने, कि एक कोर है, हम लोग यहीं पे बीच में टैप कर दें इसको मान लो। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब प्राइमरी में यदि 5 वोल्ट है, सेकेंडरी में मिला 3 वोल्ट, बाइंडिंग कितनी लगी, 1। वहाँ पे कितनी बाइंडिंग लगती, 2। इसका भी आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के जो अच्छे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आप लोग गौर से देखिएगा भाई। जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी जिसमें 2 वाइंडिंग थी, दोनों वाइंडिंग कहाँ लिपटी थी, एक लिपटी थी यहाँ पे
एक लिपटी थी आपकी यहाँ पे, चिपकी थी यहाँ पे पावर कैसे फिल हो रही थी, मैग्नेटिकली। यहाँ पे कैसे फिल हो रही है, कंडक्टिवली। अब यदि इसी ट्रांसफार्मर को आप स्टेप अप बनाएंगे तब पावर कैसे फिल हो रही है, कंडक्टिवली प्लस इंडक्टिवली या मैग्नेटिकली, एक ही टर्म हो गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर कैसे फिल होगी, कंडक्टिवली प्लस इंडक्टिवली बोथ। अब जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ फॉर्मूले के बचे, कॉपर वेट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कितना होता है, ऑटो में कितना होता है, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, कॉपर लॉस ए ऑटो की। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं चलते चलते, जो ट्रांसफार्मर रेशियो मैंने बताया था, इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कोशिश करेंगे 3:1 में। एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कितना चाहते हैं, कितने बाई कितने का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाए, तो हम लोग 3:1 इस रेशियो का ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि फुल लोड पे कितनी है, 70% ऑफ फुल लोड पे कितनी एफिशिएंसी होगी या कितना कॉपर लॉस होगा, लॉसेस, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, टेस्ट सारे, ऐसा हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हल्का सा फेजर डायग्राम डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसफार्मर पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।